आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गर्मी से। दरअसल गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। गर्मी ने लोगों की परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। देश भर में गर्मी का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस बीच मिट्टी के घरों की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इन देसी फ्रिज की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंच भी रहे हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इन तस्वीरों के मुताबिक मिट्टी के घरों की डिमांड जो है इस गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग दामों में ये घड़े जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल घर में मौजूद फ्रिज से ज्यादा देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ चुकी है और यही वजह है कि गर्मी में राहत पाने के लिए लोग जो हैं वो फिलहाल इन मिट्टी के घड़ों की खरीदारी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे इन मिट्टी के घड़ों की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। राज्य और देश भर में तापमान बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है और लोग इसे खरीदने के लिए घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे जेडीयू नेता राजीव रंजन की। दरअसल बिहार दौरे पर हैं राहुल गांधी और उनके इस दौरे पर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम नेता इन्हें घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी जेडीयू लगातार राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है। इस बीच जेडीयू नेता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। असल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। इस यात्रा के दौरान वो रोजगार और पलायन रोकों का जिक्र भी करेंगे, वहीं युवाओं के भविष्य का भी बात करेंगे। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश पर 6 दशक तक हुकूमत किया हो, जिसने इस राज्य में 1990 के पहले अगर 77 का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो 67 और 77 के कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, लेकिन न वो पलायन रोक पाए और न रोजगार दे पाए। उनके तुरंत बाद लालू जी की हुकूमत और उसमें तो बिहार का सर्वनाश हो गया। आज जो आंकड़े हैं, पता नहीं पलायन के आंकड़े वो कहां से लाते हैं। 2011 के बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो लेबर ब्यूरोज और अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पलायन बिहार से लगातार कम हो रहा है, इसलिए कि यहाँ नौकरियां हैं, रोजगार है। कोरोना के बाद स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोग जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट गए। अब जो कभी 5 करोड़ तक की संख्या पलायन की मानी जाती थी वो घट करके वो आंकड़े भी 3 करोड़ से कम का मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ नौकरियां 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ा माना गया है, वैसी स्थिति में यहां कांग्रेस की क्या दाल गली।
देखिए, दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और साथ ही सांसद नित्यानंद राय ने भी सवाल उठाया है। इन तीनों नेताओं ने उनके बिहार दौरे और कन्हैया कुमार को लेकर के हो रहे इस कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। देखिए, राहुल गांधी बिहार में अपनी जमीन तलाशने गए हैं, राजनीतिक जमीन, पर सवाल ये उठता है कि वहां पर इंडी गठबंधन के और भी बहुत सारे दल हैं, तेजस्वी यादव हैं और लोग हैं। राहुल गांधी किसकी जमीन काटेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन के जो जितने भी ये दल हैं, ये सब अपने राजनीतिक हित जब सदते हैं तो एक साथ खड़े हैं, नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे करके सभी राज्यों से खिसक रही है। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन बने, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि बिहार में कांग्रेस लगभग ना के बराबर है। और एक बार फिर जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहाँ वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग करेंगे। यह भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं, सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो,
न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी। बात करेंगे बीजेपी नेता दिलीप घोष की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रामनवमी पर्व को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि इस बार रामनवमी का त्योहार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मनाया गया, यह सामाजिक, धार्मिक और आने वाले परिवर्तन का सूचक है। ज्यादा उत्साह बंगाल में इस बार रामनवमी हुआ है, तो ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन का सूचक है। बंगाल में जिस प्रकार अनाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, महिलाओं के अत्याचार, हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही और आधार माना है। इसलिए जबरदस्त ढंग से काफी संख्या में लोग रास्ता में निकले इस बार। ये बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसको लेकर के अभी भी देश भर में राजनीति छिड़ी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश रिजवान अंसारी की बात करें तो उन्होंने इस पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो बंद कमरे के अंदर इस विधेयक की सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम मुसलमानों के तरक्की के साथ हैं या हम मुसलमानों के तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, अगर आप सही मायनों में ईमानदारी से तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो बंद कमरों में इसका समर्थन कर रहे हैं और उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि इस तरह का अमेंडमेंट आए, लेकिन केवल और केवल जनता को गुमराह करके कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा पूरा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही अहम कदम है। इतिहास इस अमेंडमेंट को याद रखेगा, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज हो रहा था, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो यही तो अमेंडमेंट कह रहा है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसका मिसयूज रुके, उस पर अवैध कब्जे हटे, जो अवैध कब्जे वो हटाए जाएं, वक्फ बोर्ड में प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का, पिछड़े पासमानदा समाज का हो, तो इससे विपक्ष को परेशानी या किसी को भी इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है, साथ ही एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी है। आपको बता दें कि इस केमिकल फैक्ट्री में जो आग लगी थी वह आग काफी ज्यादा भयावह थी, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है और इसकी जानकारी भी सामने आई। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे माफ करिएगा उड़ीसा की, जहां पर उड़ीसा में योग दिवस को लेकर के कलिग स्टेडियम में योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संबित पात्रा भी वहां मौजूद रहे, साथ ही उड़ीसा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री सभी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और योग महोत्सव के उद्घाटन पर अपनी बातों को भी रखा। आज इंटरनेशनल योगा दिवस के 75 दिन से पहले केंद्र सरकार ने जो शुरुआत की है, उड़ीसा को डेस्टिनेशन जगहों पे चुना है। मुझे लगती है टूरिज्म के मिनिस्टर के नाते मैं इसकी बड़ी स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ केंद्रीय नेतृत्व से कि उड़ीसा एक बेलाभूमि, समुद्र के किनारे भी जगह होती है और जंगल और पहाड़ में भी योग होती है, तो जो एटमॉस्फेयर उड़ीसा में है वो योग अनुकूल है और उड़ीसा के गांव-गांव में लोग योग समिति से जुड़े हुए हैं और नियमित योग कर रहे हैं। मैं उड़ीसा लोगों को अपील करती हूं कि योगा करें और सुस्त रहें। ये साल हम हमारा जो योग जागतिक योग दिवस हम पूरी दुनिया में मनाते हैं, तो 11वां जागतिक योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और उसके लिए हमने हमारे पूरे देश में 100 दिन का
योगा दिन के लिए काउंटडाउन कार्यक्रम तैयार किया है। ये 100 दिन में 10 बड़े बड़े शहरों में 10 राज्यों में अलग अलग 10 कार्यक्रम होने वाले हैं। आज जो भुवनेश्वर में जो कार्यक्रम हुआ कि अभी काउंटडाउन के 25 दिन पूरे हुए और 75 दिन के बाद हमारा योगा डे आने वाला है 21 जून को। वो बड़े पैमाने पर वहां पर होना चाहिए, सभी लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए और प्रचार और प्रसार भी उसका सभी लोगों तक होना चाहिए। इसी वजह से कार्यक्रम हमारे देश के चारों विभागों में होने जा रहे हैं। पहला दिल्ली में हुआ था, अभी ये दूसरा कार्यक्रम हमारे ये भुवनेश्वर नगरी में संपन्न हुआ। तीसरा 50 दिन वाला कार्यक्रम महाराष्ट्र के नासिक में होने जा रहा है और 75 दिन वाला कार्यक्रम जो है तो वो लद्दाख में होने जा रहा है। और 21 जून का जो कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लाखों की संख्या में होगा। और ये साल का जो वैशिष्ट्य हम कम से कम 1 लाख से ज्यादा जगहों पर 21 जून को योग का शिविर आयोजन किया जाएगा और 1 लाख से ज्यादा जगहों पर से भी वहां पर। और बात करेंगे संबित पात्रा की। दरअसल उड़ीसा में योग दिवस का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में आज कलिंग स्टेडियम में जब इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया तो उस वक्त वहां संबित पात्रा भी मौजूद थे और उन्होंने भी योग दिवस को लेकर के पीएम मोदी के इस कार्य की जमकर सराहना की। आज उड़ीसा में एक जो काउंटडाउन है योग दिवस का, वो काउंटडाउन आरंभ हुआ है। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है योग के प्रति, कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यूनाइटेड नेशन में भारतवर्ष के योग को एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रेजेंट किया और किस प्रकार से समग्र पृथ्वी में स्वास्थ्य आए, आध्यात्मिकता फैले। इस कारण से उन्होंने इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए 21 जून के दिन का प्रस्तावना किया था और एक इतिहास रचा गया। लगभग 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बने और बिना वोटिंग के इस रिजोल्यूशन को अपनाया गया। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, समग्र विश्व में मनाया जाता है। लगभग 190 देश आज उसमें भाग लेते हैं। आज उसी उपक्रम में आयुष मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में जगन्नाथ जी के श्री क्षेत्र में, जगन्नाथ जी के भूमि में एक विशालतम आयोजन किया गया था, क्योंकि अब 75 दिन शेष रह गए हैं। 10 बड़े शहरों में भारतवर्ष में इस प्रकार के काउंटडाउन अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी को, जो आयुष के मंत्री हैं। आज वो स्वयं यहाँ उपस्थित थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा जी को, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी को एवं उड़ीसा के समस्त निवासियों को, कि उन्होंने इस योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मोदी जी की ये जो रिजॉल्व है कि हमें योग को अपने दैनंदिन जीवन में शामिल करना है, उसका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज ओडिशा में करके दिखाया है, जगन्नाथ जी की भूमि में करके दिखाया है। मैं आप सभी को जय जगन्नाथ कहते हुए यह निवेदन करूंगा कि सभी इस आध्यात्मिक राज्य में आज बाला साहब ठाकरे वक्फ को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहे थे। ये कहना है शहजाद पुणेवाला का, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और नेता भी हैं। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और कहा है कि खुद को बाला साहब ठाकरे का वंशज बताने वाले आज खुद उनके विचारों के खिलाफ जा करके इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और खुद को बताते हैं बाला साहब ठाकरे का वंशज। देखिए, उद्धव जी को तो बताना चाहिए कि ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है उद्धव जी आपकी, कि बाला साहब ठाकरे जी जो एक समय पर वक्फ को पूरी तरह से अबॉलिश करने की बात करते थे, आज उनके वंशज होने का दावा करने वाले लोग वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो उन लोगों के साथ बैठे हैं जो 370 हटाने का विरोध करते हैं, सीए लाने का विरोध करते हैं, यूसीसी लाने का विरोध करते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, राम मंदिर बनाने का और राम मंदिर में जाने का विरोध करते हैं। तो आज ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, ये उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग कर आज वो राहुल गांधी के विचारों को अपना चुके हैं। वक्फ का जो संशोधन है, ये जो पूरा मामला, ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला है ही नहीं,
क्रिश्चियन समुदाय ने ही कंप्लेंट की है कि उनकी चर्च की जमीन वक्फ जो है हड़प रहा है। आगा खानी समाज जो मुंबई में रहता है, उन्होंने ये मांग की थी कि इसमें संशोधन लाया जाए। ये हिंदू बनाम मुस्लिम, मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि ये पसमानदा, गरीब, आगा खानी मुस्लिम बनाम लैंड ग्रैबर्स एंड लैंड माफिया है। ये संविधान बनाम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी जमीन उनको पसंद आए वो उनके नाम हो जाए, एक लैंड ग्रैबिंग मानसिकता के खिलाफ। तो आज उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि वो लैंड ग्रैबर्स के साथ और इस प्रकार की अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होने वालों फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।